हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी सीएपीएफ 2018 क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम स्पेशली पॉलिटी सेक्शंस के प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अशोक मेहता कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नहीं, इस पे एन के सिंह कमेटी जो अभी रिसेंट थी 15th फाइनेंस कमीशन, उस कमेटी ने इस पर रिकमेंडेशन दी थी। बी इज पंचायती राज सिस्टम, यस इट इज़ रिलेटेड टू अशोक मेहता कमेटी। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स में जैसे पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशंस, इन्होंने उस पर क्या दी थी, पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी थी। इफ़ आई टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, फर्स्ट जो कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। यूपीएससी में कई बार क्रोनोलॉजी में इनको पूछ लेते हैं, अरेंज कीजिए। तो फर्स्ट इज बलवंत राय, सेकंड इज अशोक मेहता कमेटी, थर्ड इज जीवी के राव कमेटी 1985 एंड फोर्थ इज एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986। एल.एम. सिंघवी कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस कमेटी ने फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने के लिए, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट 1986। और अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय कमेटी में डिफरेंस क्या है? वैसे बलवंत राय कमेटी में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम्स को उसने रिकमेंडेशन दी थी, अशोक मेहता कमेटी में 2 टियर पंचायती राज सिस्टम्स। और इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या थी? बलवंत राय में पंचायत समिति और अशोक मेहता में जिला परिषद। सेकेंड इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to refer a matter back to the Council of Ministers for reconsideration was inserted in the Constitution by the 44th Amendment Act of 1978। ठीक है, इसके अगर पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? तो इसमें प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, वट एवर एडवाइस कैबिनेट विल गिव टू द प्रेसिडेंट ही इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है, तो वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट इन 44th अमेंडमेंट एक्ट जब दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, उसमें उसने क्या था, री इंट्रोड्यूस किया जो प्रेसिडेंट की पावर थी फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द एडवाइस, वो प्रेसिडेंट को दोबारा दे दी गई, ठीक है। और 43rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है? इट इज़ रिगार्डिंग द रिस्टोरेशन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कर्टेल कर दी गई थी। बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द 43rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977 इट वॉज रिस्टोर्ड। और 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज सबसे पहले क्या था, प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया था सिक्किम को। सिक्किम अर्लियर वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया। बाय द 35th अमेंडमेंट एक्ट जो 1974 था, उसमें इट इज़ कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड स्टेट, मतलब फुल फ्लेज स्टेट तो जब भी नहीं थी वो। उसके बाद 36th अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1975 को ये एक्ट आया था। थर्ड इज द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फर्स्ट इज स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस। देखिए, जो यूएसए में है जैसे अपर और लोअर हाउस का वहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज देर इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ रॉन्ग। सेकेंड इज ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, बट इन अमेरिका वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। थर्ड इज ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट। इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, बट इन अमेरिका वहाँ पे क्या है, ड्यूअल सिस्टम, वहाँ पे फेडरल कोर्ट अलग है, वहाँ पे सेंट्रल कोर्ट अलग है, ठीक है। फोर्थ इज ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट के केस में इंडिया और अमेरिका में बोथ हैव ड्यूअल गवर्नमेंट। लाइक इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे है, वी हैव अ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड एट द स्टेट लेवल। सेम इज विद द यूएसए, वहाँ पे भी ड्यूअल गवर्नमेंट है। सो इसने पूछा है क्वेश्चन ने, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट है, लेकिन एक्सेप्ट सिमिलर किस में है, सिमिलर इस केस में है कि यूएसए में और इंडिया में बोथ हैव अ ड्यूअल गवर्नमेंट कंसेप्ट। और
इसमें मैंने कुछ डेटा भी दिया है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, हमने क्या क्या फीचर्स उठाए हैं वाइल मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स, हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फोर्थ इज़ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो उसका प्रोसीजर होता है रिमूवल का, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और द पोस्ट है जो वाइस प्रेसिडेंट की इज़ आल्सो टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और these are the salient feature of the constitution of Indian constitution. First is Indian constitution is the one of the lengthiest, and we have drawn our this features of this constitution from many countries. Third is it's a very blend of rigidity and flexibilities, मतलब दोनों फीचर्स मिलेंगे आपको rigidity में, मीन्स जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे यूनियन फीचर मिलेगा आपको, एमरजेंसी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डिवीजन ऑफ पावर आपको मिलेगा, ठीक है ना। फेडरल फीचर्स मिलेंगे और फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, एंड देयर आर सो मैनी फीचर्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब above a certain age everybody has right to vote. Independence bodies like Election Commission of India, Finance Commission of India, there are lot of independent bodies, और NHRC, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न आपको पता है, 3 tier गवर्नमेंट जो है, लाइक पंचायती राज। फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, ये पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, इट इज़ अंडर 44th आर्टिकल, ठीक है। बी इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 के अंडर है। ये पर्टिकुलर बी ऑप्शन जो है ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में भी पूछा था। थर्ड इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी डीपीएसपी में है। डी इज प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर्स, ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए ये जो है ये पर्टिकुलर फीचर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, डीपीएसपी का नहीं है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिफ्थ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज़ फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों में कौन सा कंसेप्ट सेम है, ठीक है। फर्स्ट इज सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये डीपीएसपी में नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। बी क्या है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यस दिस इज़ अ कॉमन फीचर बिटवीन fundamental duties and directive principle of state policy. This is our answer also. C is respect for the rich heritage of composite culture, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है। डी इज़ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये डीपीएसपी में है। सिक्स्थ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। वी हैव टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इज मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। देर आर सम साइलेंट फीचर ऑफ पंचायती राज एक्ट आल्सो, लाइक ग्राम सभा होती है पंचायत राज में, 3 tier गवर्नमेंट है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन डिफाइन किया गया है, ठीक है। कहीं पे डायरेक्ट इलेक्शन है, कहीं पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और डिसाइड कौन करता है कहाँ पे डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, स्टेट गवर्नमेंट। और रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द वुमेन, ठीक है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, और एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए है। और ड्यूरेशन ऑफ पंचायत क्या रहेगी, 5 years। डिस्क्वालिफिकेशन किस क्राइटेरिया क्या है पंचायती राज में, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराती है। पावर एंड फंक्शंस क्या है ग्राम पंचायती राज के, फाइनेंस कौन इसको फाइनेंस देता है, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन से इनको ग्रांट आता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से इनको ग्रांट आता है,
और फाइनेंस कमीशन ये हो गया, ठीक है। ऑडिट ऑफ अकाउंट मतलब जैसे सोशल ऑडिट हो सकता है। और ये पर्टिकुलर फाइनेंस वाला जो कंसेप्ट था, ठीक है, कि द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज़। तो जो सी स्टेटमेंट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दिया गया है, लेकिन इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ऑथराइज पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। ये लक्ष्मीकांत पेज नंबर 38 पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से टैली कर लीजिएगा। The NGT, National Green Tribunal, set up to deal with the expeditious disposal of cases relating to the environment protection was set up under 11th 5-year plan। 2007 से जो 2012 तक का प्लान था वो इसके बीच में थी, क्योंकि NGT 2010 में बनी थी, तो ये इसके बीच में पड़ा ना, इसलिए। और अगर मैं NGT के बारे में बात करूँ, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन दिस डेट 2010 को अंडर द NGT एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने। बेसिक इसके पीछे एसेंस क्या था कि द केसेस रिलेटेड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ये बहुत सारे केसेस कहाँ आ रहे थे, हायर जुडिशरी लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, देयर आर लॉट ऑफ केसेस, तो जुडिशरी पे बर्डन बढ़ रहा था। तो पार्लियामेंट ने सोचा वाई नॉट टू ब्रिंग अ सेपरेट ट्राइब्यूनल विच विल एक्सक्लूसिवली डील विद दिस काइंड ऑफ केसेस। तो उस पर जुडिशरी से थोड़ा बर्डन कम हुआ, और इसमें टाइमलाइन भी है कि विद इन 6 months यू हैव टू क्लोज डाउन अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। और 11th 5-year प्लान की बात करूँ कि व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1, ठीक है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% से उनका इंक्रीज होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, दैट इज़ इनइक्वालिटी, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल, एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा उसको फोकस करना चाहिए, और रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के अंडर क्या हुआ था, बेसिकली 2 डोमिनियन अनाउंस की थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, और बोथ विल हैव अ सोवरन पावर। तो इस केस में क्या होगा, वो जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर उनका अब कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आंसर जो इसका है वो है बी, मतलब बी इज़ नॉट अ फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वाई? बिकॉज दिस स्टेटमेंट बी सेज दैट द एक्ट sought to lay down a constitution by the legislative will of the ब्रिटिश पार्लियामेंट। नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जब पास होने के बाद कोई रोल नहीं था। और दीज आर द फ्यूचर ACD, ये फीचर्स थे उसके। सी इज़ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। और स्टेटमेंट डी इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वॉज टू हैव अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर मीन्स दे वर सोवरन, they were authorized to take their own decisions, they are authorized to make their own law, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेसिडुअरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड NDFP, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, पर्टिकुलर पार्टीशन होना था। और ये और भी एक्स्ट्रा फीचर्स है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, लाइक डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज की भर्तियाँ उस टाइम रोक दी गई थी, और डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो द बिल, और ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे, ईदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इस एक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें अबोलिश किया था द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और एक ऑफिस इसमें अबोलिश था, ऑफिस ऑफ वाइस रॉय, ठीक है। ये बार बार UPSC पूछता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट। तो जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और इसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई योर रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन where punishment or sentence is by a court martial। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ठीक है, कि कोर्ट मार्शल मीन्स
मिलिट्री कोर्ट कोई भी सेंटेंस अगर देता है उसको प्रेसिडेंट हैज़ द पावर, तो उसको क्या कर सकती है, पार्डन में कन्वर्ट कर सकती है. बी इज़ द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ. तो अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्विक्ट को डेथ सेंटेंस मिला है, बट आफ्टर सम इंक्वायरी प्रेसिडेंट केम टू नो कि there was certain false evidences given in that case, or that particular individual was innocent. ठीक है, उनको मतलब ज़बरदस्ती उस केस में फंसाया गया. ठीक है. C is the court's power of judicial review is very limited in relation to the decision of president on mercy petition. ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बिकॉज अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट देखें, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. जो ये जो पावर है दैट इज़ अ एग्जीक्यूटिव पावर है. ठीक है, जुडिशियल पावर नहीं है. तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट बट इन सम केसेस इफ कोर्ट फील्स दैट पर्टिकुलर जो डिसीजन लिया है प्रेसिडेंट ने, इट सब्जेक्ट टू द आर्बिट्रेरी. ठीक है, दैट इज़ अ इरेशनल और मेलाफाइड इंटेंशन से लिया है और डिस्क्रिमिनेटरी है. ठीक है, देन जुडिशरी कैन इंटरप्ट इन दैट केस और वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा. तो सी इज़ ऑल्सो राइट बिकॉज इन दिस केस जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो नैरो है. ठीक है. डी इज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज़ द पावर दैट द सोवरन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट. दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Question number 10 is, which one of the following is the correct combination of language including in the 8th schedule of the Constitution India? 8th schedule में ये जितनी भी लैंग्वेज हैं, दिस इज़ अ पेज, पर्टिकुलर पेज ऑफ लक्ष्मीकांत बुक, उसमें 8th शेड्यूल दिया गया है. आप वहाँ से टैली करिएगा कि देर आर 22 लैंग्वेजेस. ठीक है, पहले ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज, बट आफ्टर 21st अमेंडमेंट एक्ट एंड 71st अमेंडमेंट एक्ट एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट, तो इससे क्या हुआ, एडिशन होके द टोटल लैंग्वेज बिकम 22 लैंग्वेज. ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 21st अमेंडमेंट प्लस में 71 कितना हो गया, 92. ठीक है, तीनों अमेंडमेंट आपको याद हो जाएंगी. और 96 अमेंडमेंट में एडिशन नहीं हुआ था, सिर्फ एक नेम चेंज हुआ था ओडिया से. ठीक है, ओडिया जो पहले नाम था उसका ओरिया कर गया है. तो आवर आंसर इज बी. बी इज अवर आंसर. संथाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली. टुल्लू कोई लैंग्वेज नहीं है. टुल्लू मतलब 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है. भोजपुरी भी इंक्लूडेड नहीं है. सो ए, सी एंड डी इससे ये रॉन्ग हो जाएंगे. तो बी इज अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 इज, which one of the following commissions has not examined the issue of removal of the governor of a state? ठीक है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है जो इससे रिलेटेड नहीं है गवर्नर ऑफ स्टेट से. फर्स्ट इज सरकारिया कमीशन. सरकारिया कमीशन ने बहुत इलेबोरेट काम किया है सेंटर स्टेट रिलेशन पे. ठीक है, इट इज़ गिवन अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस. ठीक है, वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन इज द गवर्नर टर्म्स ऑफ 5 years इन द स्टेट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड. 5 साल से पहले किसी गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस. ठीक है, सो फर्स्ट इज रिलेटेड टू दैट. सेकंड इज ठक्कर कमीशन. ठक्कर कमीशन में क्या है, 1984 में इट वाज रिलेटेड टू द प्रोब ऑफ असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी. सो इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था, मर्डर हुआ था, इट इज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट. सो आवर आंसर इज बी. सी इज वेंकटेचलिया कमीशन. इसमें क्या था, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग पे इन्होंने काम किया था, लाइक सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या रिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, और व्हाट आर द मतलब डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसमें सब स्टेट्स को मोर सब्जेक्ट का डेवोल्यूशन होना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने अपना कमेटी में रिकमेंडेशन दी थी. डी इज़ पुंछी कमीशन. पुंछी कमीशन में क्या था, 2007 में इट वाज हेडेड बाय द मदन मोहन पुंछी और इन्होंने 310 नियरली रिकमेंडेशन दी थी. इन्होंने गवर्नर के बारे में क्या बोला था कि गवर्नमेंट शुड बी गिवन ए फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years. इट इज़ नॉट गवर्नमेंट इज
इट इज़ गवर्नर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज over which of the following the Lok Sabha and the Rajya Sabha held joint sittings to resolve their differences? चार स्टेटमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो जॉइंट सिटिंग अभी तक सिर्फ 4 बिल को लेके हुई है लोकसभा और राज्यसभा में। जॉइंट सिटिंग में क्या प्रोविज़न है? जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 में सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ में लगती है। ठीक है। मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। सो दीज आर ओनली ordinary law like first is dowry prohibition bill of 1957 1959, second is banking service commission bill 1978, third is prevention of terrorism bill 2002, four is bill for women representation 2008। so जो फोर्थ स्टेटमेंट है द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 इट इज अ रॉन्ग। सो आवर आंसर इज 1, 2 and 3, C is our option। Question number 13 is the provision of the Panchayats extension to the Scheduled Areas Act 1996. In short, it is called as PESA Act. So, this particular question में एक कैच है। कैच इन द सेंस यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया था। ठीक है। वाई? बिकॉज देर इज़ नो वन पर्टिकुलर ऑप्शन इन दिस। मल्टीपल स्टेटमेंट इसमें क्या है? राइट है। तो इसमें एक आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट इज This PESA Act extends greater say to local tribal community over common resources. Yes, it's a right statement। तो मैं आपको PESA Act के बारे में थोड़ा बता दूँ व्यूअर्स को कि PESA Act एक होता है पंचायती राज एक्ट, अनदर इज PESA Act। तो पंचायती राज एक्ट में क्या है? इन सर्टेन एरियाज लाइक इन 10 स्टेट्स देर आर शेड्यूल एरियाज। ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज, इन एरियाज में कौन रहता है? ट्राइबल्स। दे हैव अ वेरी प्रिमिटिव वे ऑफ कल्चर। उनका दे हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास कम है। ठीक है। उनका प्रिस्टीन कल्चर है। तो वहाँ पे डायरेक्टली वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट पंचायती राज एक्ट। तो उस पंचायती राज को उस एरिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस अ PESA एक्ट ऑफ 1996 विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। ठीक है। सर्टेन मॉडिफिकेशन मीन्स ऑल द प्रोविजन ऑफ पंचायती एक्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। उसमें से कुछ अलग प्रोविजंस होंगे पेसा के अंडर और कुछ को हम इससे डिलीट भी कर देंगे। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज प्रोवाइड्स ग्रेटर डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगेन इट्स अ राइट स्टेटमेंट। एक्सटेंड्स प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट टू शेड्यूल एरियाज। यस, विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। ठीक है। डायरेक्टली तो एक्सटेंड नहीं करता बट सर्टेन मॉडिफिकेशन आफ्टर सम मॉडिफिकेशन। और फोर्थ इज ब्रिंग शेड्यूल एरिया अंडर द बेटर कंट्रोल ऑफ लोकल पंचायत। डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो लोकल पंचायत है ना उसको मतलब मोर पावर देने के लिए नहीं होना है PESA एक्ट। इट इज़ टू गिव मोर पावर टू द ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक बॉडी है जिसमें ऑल द एलिजिबल वोटर्स, मतलब 18 साल से ऊपर जिसकी भी वोट बन गई है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा ऑफ द विलेज। तो उसको ज़्यादा पावर देने के लिए हमने PESA एक्ट बनाया। सो आप इसके बारे में भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट? ठीक है। टू इवोल्व ए सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क और टू मेक ग्राम सभा एक न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। ग्राम सभा की परमिशन के बिना पंचायत कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर है, these are the main points. Every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditional custom of people and their cultural identities, because in scheduled areas people have different cultural, different living style, different way of living. ठीक है। That's why we have brought the PESA law. और the state legislation shall contain safeguard to ensure the panchayat at higher level. डू नॉट अज्यूम द पावर अथॉरिटी, मतलब हायर लेवल वाली जो पंचायत है, डू नॉट अज्यूम द पावर अथॉरिटी ऑफ एनी पंचायत एट द लोअर लेवल। ठीक है। तो हायर लेवल वाले लोअर लेवल पंचायत को डिक्टेट ना कर सके उन पे। ठीक है। ये आप किस में फाइंड आउट करेंगे? लक्ष्मीकांत। तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करनी पड़ेगी। 14 दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? फर्स्ट इज
It was framed between December 1946 and December 1949. Yes, correct statement. First statement is correct. Second is the draft of the constitution was discussed in a public meeting. No, draft जो था पब्लिक मीटिंग में नहीं था, दैट इज इन अ वेरी क्लोज्ड वे. एक जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें से क्या बनाया, एक बनाई ड्राफ्ट कमेटी. ड्राफ्ट कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब. ठीक है, 7 मेंबर थे उसके, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सैलुद्दीन और माधवा राज थे. ठीक है, और टी कृष्णा मचारी. ठीक है, ये 7 मेंबर थे और ये डिस्कस किया था कि व्हाट विल बी द ब्लूप्रिंट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कैसा हुआ. ठीक है. सी इज इट इज़ द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट. नहीं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. डी इज इट केम फुल्ली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर. देखो ये फुल्ली ऑपरेशनल कब हुआ था, इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड ऑन 26. इट वाज फुल्ली इसका आंसर है मध्य प्रदेश. बिकॉज 371 जो आर्टिकल है, ठीक है, इट गिव्स अ स्पेशल प्रिविलेजेस टू द स्टेट इन टर्म्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, 371 ये जो आप लक्ष्मीकांत में पेज नंबर 37.4 और 5th एडिशन जब खोलेंगे उसमें इट इज़ क्लियरली गिवन, एक टेबल दी हुई है कि 371 जो आर्टिकल है इट इज़ गिवन टू द रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र और गुजरात. और 371 A it is given to the Nagaland. और 370 B Assam, C मणिपुर, D आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 2 स्टेट को है. D E इज अगेन आंध्र प्रदेश, F इज सिक्किम, G इज मिजोरम, H इज अरुणाचल प्रदेश और I इज फॉर गोवा और J इज फॉर कर्नाटका. तो आपको ये सारे याद करना है. इसका एक पर्टिकुलर एक वो भी बनाते हैं लोग, ठीक है, आप याद कर लें कोई एक्रोनिम वगैरह. 18 इज विच वन द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ नो मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा. नो मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा. फर्स्ट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी. पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जो 15 होते हैं वो लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से. तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता. सेकंड इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. अगेन इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. सी इज एस्टिमेट कमेटी. ठीक है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1921 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई. ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम. इसमें 30 मेंबर होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं. सो आवर आंसर इज सी. डी क्या है, डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी. इट वॉज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा की रिकमेंडेशन पे थी. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डीआरसी का, टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. 31 मेंबर होते हैं हर एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के, जिसमें से 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के. और जो इसके जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उसमें मिनिस्टर को एलिजिबल नहीं है, ठीक है, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी. और जिसका टर्म्स ऑफ ऑफिस है
DRSC का 1 ईयर। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करूँ तो 1921 में आया था। तो सबसे पहले आप इसके जो क्रोनोलॉजी ऐड कर लीजिए, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी कब आई थी, डिपार्टमेंट रिलेटिव कमेटी कब, और 1921 में कौन किसकी रिकमेंडेशन से हुई थी, कितने इसमें मेंबर्स हैं, लोकसभा के कितने हैं, और उसका टर्म पीरियड कितना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी के, इसमें मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ कमेटी। चेयरमैन कौन होगा इस कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ द स्पीकर, ठीक है, मेंबर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वी हैव डिस्कस्ड। और इसका चेयरमैन है जो कमेटी का, इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर हु इज़ फ्रॉम द लोकसभा ओनली। तो ये क्या है, कन्वेंशन है, ये रूल्स नहीं है, इट इज़ बाय कन्वेंशन कि उसका जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ enormously strengthen the power of speaker or chairman whatever of the house of the parliament or state legislature, ठीक है। कौन सा पर्टिकुलर एक्ट है जिसने स्पीकर की पोजीशन को मोर ज़्यादा पावर दी हो। फर्स्ट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज। तो वोटिंग एज रिड्यूस करने से स्पीकर की पावर में क्या फ़र्क पड़ेगा। बी इज़ एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न। जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट में था, एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न में स्पीकर को पावर आ गई थी टू डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली को अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सो इट हैज़ इंक्रीज द स्टेचर ऑफ अ स्पीकर इन द हाउस। और सी हैज़ रिपीलिंग मैनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ 42nd एंड 44th। इससे स्पीकर को कोई लेना देना नहीं है। 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द पंचायती बॉडीज़। और किहोतो हॉलन केस है जो 1993 में था, इट इज़ रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें बोला था कि वट एवर डिसीजन taken by this particular speaker, it will be treated as a tribunal. So जो ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है, इट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये किहोतो हॉलन केस था। और जो ये है पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ, इट कम्स अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 20. Which one of the following judgment is associated with the primacy of the Chief Justice of India and the Collegium of Judges in the appointment and transfer of higher judiciary judges? कौन सा केसेस इनसे रिलेटेड है। फर्स्ट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखो ये राइट आंसर है। केशवानंदा भारती केस में क्या था, इस जजमेंट में प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस विल डिसाइड, ठीक है, ऑन द ट्रांसफर ऑफ हायर जुडिशरी में जो भी ट्रांसफ़र हो गया बिटवीन हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, जो ट्रांसफ़र होगा जजेस का सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, ठीक है। ये केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सेकंड इज SP गुप्ता केस। SP गुप्ता केस, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद दिस। SP गुप्ता केस इज फेमसली नोन एज अ सेकंड जज केस। और सी इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी केस में क्या था, इट हैज़ आफ्टर द जजमेंट व्हेन जजमेंट केम, आर्टिकल जो 21 का था, जो प्रोविज़न थे वो एक्सपेंड हो गया था, उसका होराइजन, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई थी, जैसे राइट टू प्राइवेसी एंड मैनी थिंग्स। और SP बोमई केस में क्या था, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल। मतलब वन पर्टिकुलर, SP बोमई एक चीफ मिनिस्टर थे वन पर्टिकुलर स्टेट के, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था। बट SP बोमई सर सुप्रीम कोर्ट चले गए, ही हैज चैलेंज दैट पर्टिकुलर डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो वर्डिक्ट आया मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो अभी हम जजेस के बारे में बात कर लें। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय होम, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी, जो भी उनको ज़रूरत महसूस होती है। और सेकंड पॉइंट इज़ द अदर जजेस अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस, जो अदर जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द चीफ जस्टिस, और रिकमेंडेशन किसका, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट डीम्स नेसेसरी। एक पॉइंट है जैसे ये थर्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही है तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन ले या ना ले वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस कोई दूसरे जजेस है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उस केस में उनकी अपॉइंटमेंट में
कंसल्टेशन लेना इज ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट। और जो 3 केसेस, दिस आर द केसेस, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज यूपीएससी मे आस्क दिस पर्टिकुलर केसेस इन फ्यूचर। Starting with the SR Boumai case 1994, it is related to the imposition of Article 356 by the President on one particular state government. और वर्डिक्ट था कि स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी एंड देयर शुड नॉट बी मतलब कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है जब तक डू नॉट इम्पोज अ प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। एस बी गुप्ता केस जो सेकंड जज केस है 1982, आप इसकी क्रोनोलॉजी भी याद कीजिए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट सेड द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस। फुल फ्लेज स्टेट कब बनाया? अंडर 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो इसमें पूछा है एसोसिएटेड स्टेट, तो इसका आंसर होगा 35th एक्ट, ठीक है, 1974। ये 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 वॉज इज enacted by the parliament. Under this, Sikkim was conferred as the status of associated state and a new article 10 शेड्यूल भी इसमें 10 शेड्यूल के अंदर एक न्यू आर्टिकल ऐड किया था, ठीक है, 2A करके था कुछ। द 36th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 was enacted to make Sikkim a full-fledged state of the Indian Union. So, thank you.